इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0। देखिए जीएसटी पहली बार 2017 में आया था और उस टाइम पर जीएसटी अपने आप में एक बड़ा रिफॉर्म था। अब उसके बाद जो सेकंड मेजर रिफॉर्म्स हैं वो सितंबर 2025 में आए हैं और सितंबर 2025 में जो रिफॉर्म्स आए हैं उसको हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। जीएसटी काउंसिल की 56th मीटिंग में ये डिसीजन आया और यहाँ पर इन्होंने फर्दर जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। जीएसटी 1.0 की अगर बात करें, यानी कि जो जीएसटी 2017 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। 122 बिल था और 101 एक्ट था, यानी कि फाइनली 101 एक्ट ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ। जीएसटी का एक मेजर फीचर ये है कि ये बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपने आप में कंबाइन करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिफाइड टैक्सेशन। और यहाँ पर जो टैक्सेशन सिस्टम है वो डेस्टिनेशन बेस्ड होता है। नॉर्मली इससे पहले जो टैक्सेस होते थे, पहले आपके सेल टैक्स होते थे, वैट होता था, एक्साइज, ये सारे टैक्सेस ओरिजिन बेस्ड हुआ करते थे, लेकिन ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, यानी कि जहाँ पर कंजम्पशन होगा वहाँ पर उस स्टेट को यहाँ पर टैक्सेस कलेक्शन करने को मिलेंगे। तो जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है, जिस स्टेट में कंजम्पशन हो रहा है, वहाँ पर इस टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जीएसटी 2.0 की ज़रूरत क्या थी, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखिए, पहले 2017 में ही इन्होंने 17 टैक्सेस को मर्ज किया था और 4 स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अलग अलग गुड्स को अलग अलग रेट में रखा गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये अराइज हुई कि ये मल्टीपल स्लैब होने की वजह से कई बार ऐसा होता था कि सेम प्रोडक्ट को एक से ज़्यादा स्लैब में इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल है, तो कोकोनट ऑयल अगर हम घर के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसका रेट अलग था, और अगर उसको हम एज ए हेयर ऑयल यूज़ करते हैं तो उसका रेट अलग था। तो इस वजह से जो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता था और कस्टमर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, टैक्स पेयर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उसी तरीके से दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो फेस हुई थी वो थी कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था मैक्सिमम गुड्स में। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि अगर जो इनपुट हैं उनके ऊपर टैक्स का रेट ज़्यादा है और सेम इनपुट से जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उस पर रेट ऑफ जीएसटी कम है, अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑलरेडी जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा है उस पर हमने रेट ज़्यादा दे दिया है, लेकिन जो हमारा आउटपुट है उस पर रेट हमारा कम है। और यहाँ पर एक सिस्टम होता था इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अब क्योंकि ऑलरेडी इनपुट पे हमने ज़्यादा टैक्स दिया हुआ है और आउटपुट पर हमारा टैक्स कम है, तो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हम लेंगे इनपुट पे, तो हमारा रिफंड क्रिएट होगा। यानी कि जो टैक्स पेयर है उसने ऑलरेडी इनपुट पर ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, लेकिन आउटपुट पर उसका टैक्स कम है, तो फाइनली उसको रिफंड मिलेगा। ठीक है। अब ये रिफंड जो मिलेगा, रिफंड मिलना इतना आसान नहीं होता था, उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस होते थे, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती थी कि जो छोटा बिजनेसमैन है, एमएसएमई जो होते हैं, उनका बहुत सारा वर्किंग कैपिटल यहाँ पर ब्लॉक हो जाता था। इसीलिए ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, ये कहीं ना कहीं डिफिकल्टी ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट कर रहा था। इसके अलावा जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको मल्टीपल लिटिगेशंस में बार बार टैक्स डिस्प्यूट में जाना पड़ता था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंप्लायंस कम हो रहा था और टैक्स की चोरी हो रही थी। ठीक है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो जीएसटी 2 ने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। ठीक है। तो मेजर रिफॉर्म्स क्या हैं? मेजर रिफॉर्म्स ये हैं कि बेसिकली सबसे पहली बात तो हमने जैसे बात की थी कि 4 स्लैब्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो 2 स्लैब में कन्वर्ट हो गए हैं। ये जो 2 स्लैब हैं अब ये 5% और 18% हैं, यानी कि जो हमारा 12% का स्लैब था ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और सिमिलरली 28% का स्लैब भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम हमारा बन चुका है। इसके अलावा जो आपके सिन गुड्स होते हैं, सिन गुड्स का मतलब जिनके कंज्यूम करने से हेल्थ इशू होता है,
जैसे कि टोबैको, लिकर, पान मसाला। तो ऐसे गुड्स पर हमने 40% कंपनसेशन सेस चार्ज किया है ओवर एंड अबव जीएसटी। ठीक है। सिमिलरली लग्जरी गुड्स जो होते हैं, जो कि वेल्दी लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे बड़ी एसयूवी कार्स हो गई, याच हो गई या लग्जरी वॉच हो गई, ऐसी वॉचेस पर, ऐसे लग्जरी गुड्स पर हमने सेम 40% कंपनसेशन सेस भी इम्पोज किया है। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि जो कुछ सर्टन कैटेगरी ऑफ गुड्स हैं उनको हम डिस्करेज करना चाहते हैं, जैसे सिन गुड्स, और लग्जरी गुड्स पर हम ज़्यादा टैक्स चार्ज करना चाहते हैं, जिससे कि जो लग्जरी गुड्स के कंज्यूम करने वाले लोग हैं, वो वेल्दी लोग हैं, वो ज़्यादा टैक्स पेमेंट कर सकें और हमारे टैक्स कलेक्शन बढ़ सके। उसी तरीके से कुछ एसेंशियल आइटम्स थी, जैसे कि लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, इस पर हमने जीएसटी खत्म कर दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस करा सके, इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ से बूस्ट मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल आइटम्स थी, मेडिसिनल आइटम्स थी, हॉस्पिटल सर्विसेज थी, इन पर भी हमने रेट ऑफ जीएसटी कम कर दिया है। उसका पर्पस क्या है कि हम जो ये फार्मर्स हैं या फिर जो पेशेंट्स हैं, हम उनको रिलीफ देना चाहते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक्सपोर्टर्स को काफ़ी रिफंड मिलने में दिक्कत होती थी उनको, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, वहाँ पर उनको जीएसटी रिफंड मिलता है। तो इनको रिफंड मिलने में समय ज़्यादा लगता था, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि 90% ऑफ द प्रोविजनल रिफंड वो 7 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका एक रफ एस्टिमेट बेसिस पर हम रिफंड कर देंगे और ये 7 डेज़ के अंदर मिल जाएगा, जिससे कि ये अपने बिजनेस को विदाउट एनी प्रॉब्लम कैरी ऑन कर सकें। और साथ में क्योंकि टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जीएसटी की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब एआई के बेसिस पर ये टैक्स फ्रॉड को डिटेक्ट करेंगे और उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। तो जीएसटी 2.0 में 7 मेजर पिलर है जो आप अपने आंसर्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आप अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर ऐड कीजिएगा। ठीक है। तो ये 7 पिलर कौन से हैं? पहला है वन नेशन वन टैक्स। पहले भी ये पिलर था, अब लेकिन उसको 4 स्लैब से 2 स्लैब में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा, जैसे कि हमने रेट्स को यहाँ पर मर्ज कर दिया तो इससे डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था हेयर ऑयल और कोकोनट कुकिंग ऑयल, वहाँ पर कन्फ्यूजन रहता था कि कौन से स्लैब में आएगा। और एक बहुत फेमस एग्जांपल और भी था पॉपकॉर्न का। तो पॉपकॉर्न में भी अलग अलग वैरायटी में अलग अलग रेट ऑफ टैक्स होता था, जिससे कि बहुत ज़्यादा कंप्लायंस का एक डिस्प्यूट क्रिएट होता था। और क्योंकि आज के समय में हम एआई की दुनिया में हैं, तो डिजिटल फर्स्ट कंप्लायंस, जिसको हम कहते हैं एआई बेस्ड कंप्लायंस, भी इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है। साथ में ही इन्होंने कंज्यूमर फोकस किया है, क्योंकि एसेंशियल गुड्स जो होते हैं, जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम्स या फिर कुछ स्टूडेंट्स की जो आइटम्स होती हैं, उन पर रेट कम कर दिया या फिर ज़ीरो कर दिया है। ठीक है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रिलीफ है। इसके अलावा जो एमएसएमई हैं, एमएसएमई को भी लोअर कॉस्ट का बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा कॉम्पनसेशन सेस के थ्रू स्टेट्स को भी प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि जो स्टेट्स हैं उनके लिए कॉम्पनसेशन सेस के थ्रू उनका जो जीएसटी का ओवरऑल कलेक्शन है वो कम नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है जी। और फाइनली ग्रोथ ओरिएंटेशन। देखिए, काफ़ी समय से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इंडिया में ग्रोथ रेट कम हो रहा है, क्योंकि कंजम्पशन डिमांड कम हो रही है, रेट ऑफ टैक्सेस ज़्यादा हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा थे। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टैक्सेस कम किए जाएंगे, जिससे कि कंजम्पशन बढ़ सके। ठीक है। फाइनली हम कह सकते हैं कि जो रिफॉर्म्स हैं ये सिटीजन सेंट्रिक, बिजनेस फ्रेंडली और फाइनली सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे हैं। 2017 में फर्स्ट टाइम जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुए थे। आर्टिकल 246 कैपिटल ए, आर्टिकल 269 कैपिटल ए, आर्टिकल्स 279 कैपिटल ए। ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल 246 कैपिटल ए
ये ग्रांट करता है पावर सेंटर और स्टेट को टू कॉन्करेंटली लेजिस्लेट ऑन द जीएसटी मैटर्स। होता यह था कि 2017 से पहले कुछ टैक्सेस सिर्फ सेंटर ही लगा सकता था, जैसे सर्विस टैक्स, और कुछ टैक्सेस स्टेट ही लगा सकते थे, जैसे कि वैट। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि दोनों ही टैक्सेस दोनों ही सरकार लगा सकते हैं, यानी कि कॉन्करेंटली एक ही मैटर पर दोनों ही गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेंटर पावर्ड है फॉर लेविंग द टैक्स ऑन द इंटरस्टेट ट्रेड, यानी कि जो भी ट्रेड दो स्टेटों के बीच में होगा उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही लगाएगा, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टेट ट्रेड। ठीक है। और आर्टिकल 269 कैपिटल ए, यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो इंटरस्टेट ट्रेड के ऊपर जो इंटरस्टेट जीएसटी कलेक्शन किया जाएगा ये सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर की जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्सेस का दोनों गवर्नमेंट के बीच में, दिस विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ठीक है। उधर आर्टिकल 279 कैपिटल ए, यहाँ पर जीएसटी काउंसिल इस्टेब्लिश करने की बात की गई। जीएसटी काउंसिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इस बॉडी के अंदर स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट हैं, इसलिए इसको फेडरल बॉडी भी कहा जाता है। हम समझते हैं अब जीएसटी काउंसिल का रोल। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 कैपिटल ए में कॉन्स्टिट्यूट हुई है और ये एक फेडरल बॉडी है क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों ही इसमें साथ में काम करते हैं। सेंटर की तरफ से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन, साथ में जो मिनिस्टर स्टेट फॉर फाइनेंस होते हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, ये आपका सेंटर पे, और स्टेट लेवल के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो सब इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो वोटिंग का राइट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह है कि सेंटर के पास 1/3 है और स्टेट के पास 2/3 है। कहीं ना कहीं एक चीज़ हम देखेंगे कि नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर के पास हमेशा ज़्यादा पावर रहती है, लेकिन ये एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जहाँ पर सेंटर के पास पावर कम है, स्टेट के पास पावर ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि हम एक रियल में फेडरल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते थे ताकि स्टेट्स के मन में कोई भी रेजिस्टेंस ना आए। तो स्टेट्स यहाँ पर होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेट्स मिल करके जीएसटी एजेंडा को आगे बढ़ा पाते हैं। ठीक है। और देखिए 75% मेजोरिटी चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, यानी कि सिर्फ स्टेट मिल करके भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो स्टेट की जो वोटिंग पावर है वो कितनी है, 2/3 प्लस सेंटर की 1/3 है। तो सारी स्टेट मिल करके भी कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कुछ ना कुछ रोल सेंटर का भी चाहिए। ठीक है। तो 75% मेजोरिटी आपकी चाहिए सारे डिसीजन लेने के लिए। अब बात आती है कि जीएसटी काउंसिल की पावर क्या होती है। तो पावर में पहली बात तो जो जीएसटी रेट होते हैं वो डिसाइड करना, वो जीएसटी के पावर है। अगेन जीएसटी जो है ना वो रिकमेंड कर सकती है। ठीक है। हो सकता है कि जीएसटी की बात ना मानी जाए, जीएसटी काउंसिल की बात ना मानी जाए, लेकिन मोटा मोटी बात मान ली जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बात ना मानी जाए। ठीक है। तो रेट डिसाइड करना, एग्जम्पशन डिसाइड करना, एग्जम्पशन का मतलब कि किस किस आइटम पर टैक्स नहीं लगेगा, किस किस आइटम पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा आईटीसी के रूल्स डिसाइड करना कि भैया इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा। उसके अलावा प्रोसीजरल चेंजेस लेके आना। प्रोसीजरल चेंजेस का मतलब हुआ कि रिफंड का प्रोसेस क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, ये सब चीज़ कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल। कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है सेंटर स्टेट के बीच में, ये भी कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी लॉज आपस में हार्मोनाइज्ड हो, यानी कि स्टेट लेवल पर जो भी जीएसटी कानून है वो आपस में हार्मोनाइज्ड हो, ये भी कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बॉडी है। हमेशा एग्जांपल दिया जाता है कि जीएसटी काउंसिल एक एग्जांपल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जहाँ पर स्टेट और सेंटर मिलकर काम करते हैं। अब हम देखते हैं एक एक चीज़ को सेपरेटली। तो फर्स्ट, जैसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात करें, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पहले भी बताया था, अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जिस केस में इनपुट पर टैक्स ज़्यादा होता है और आउटपुट पर टैक्स कम होता है उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा हो जाता है और हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से हमें बाद में रिफ़ंड क्लेम करना होता है। लेकिन जो रिफ़ंड होता है ये आपका हमेशा
अटक जाता है। रिफंड इज समथिंग विच इज स्टक ड्यू टू द प्रोसीजरल इश्यूज। जीएसटी 2.0 में ये कुछ एरियाज में लाइक टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जीज, ये कुछ एरियाज हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश की गई है। एंड स्टिल देर आर सम एरियाज लाइक वी हैव ब्रिक्स, बाइसिकल्स, वेयर दीज प्रॉब्लम्स स्टिल परसिस्ट। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लार्जली एड्रेस हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अभी कंटिन्यू होता है। इसके अलावा कॉम्पनसेशन सेस बेसिकली जो स्टेट्स ने अपनी पावर फॉरगो की थी वैट लगाने की या कोई भी टैक्स इम्पोज करने की, उसके बदले में जीएसटी जब इंट्रोड्यूस किया गया तो वहाँ पर उनको पावर दी गई कि आप जो भी आपको लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए हम आपको कंपनसेशन सेस हम लगाएंगे सिन एंड लग्जरी गुड्स पर, और कंपनसेशन सेस से जो अमाउंट कलेक्ट होगा वो उन स्टेट्स को दिया जाएगा जो स्टेट्स जीएसटी की वजह से जिनको लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये सेस ओरिजिनली 2022 तक लगाई जानी थी, लेकिन ये एक्सटेंड कर दी गई है, और अभी भी जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद भी कॉम्पनसेशन सेस कंटिन्यू रहेगी, जैसे हमने अभी देखा था सिन एंड लग्जरी गुड्स पर। अब एक कंट्रोवर्सी आती है कॉम्पनसेशन सेस के बारे में कि ओरिजिनली इसको हमने 5 साल के लिए सोचा था, 17 से लेकर 22 तक, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो हमें जीएसटी में शॉर्टफॉल देखने को मिला, और साथ में जीएसटी 2.0 में जहाँ पर हमने काफ़ी सारी एसेंशियल आइटम्स पर टैक्सेस को रिड्यूस किया है, इन 2 रीज़न की वजह से जो जीएसटी में हमें लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए हमने जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को भी कंटिन्यू किया है। अब देखिए, स्टेट्स को तो फ़ायदा है इसकी वजह से, लेकिन काफ़ी सारे क्रिटिक्स हैं जो ये कहते हैं कि इसकी वजह से स्टेट्स डिपेंडेंट हो जाएंगे कंपनसेशन सेस पर, और स्टेट्स अपने रेवेन्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ये एक डिपेंडेंसी क्रिएट करेगी, कहीं ना कहीं ये एक एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन क्रिएट कर रही है इंडस्ट्रीज़ पर और कुछ टैक्स पेयर्स पर। तो कॉम्पनसेशन सेस का ये एक डिसएडवांटेज है। इसके अलावा अब क्योंकि जीएसटी 2.0 में हमने काफ़ी सारी आइटम्स पर टैक्सेस कम किए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो टैक्स बेनिफिट है ये कंज्यूमर के पास ट्रांसफ़र हो। और एक यहाँ पर टर्म यूज़ होता है एंटी प्रॉफिटियरिंग। एंटी प्रॉफिटियरिंग क्या होता है कि जो बिजनेसमैन हैं जिसके ऊपर जीएसटी हमने रेट कम कर दिया है उन आइटम पर, ऐसा नहीं हो कि जीएसटी कम होने का जो फ़ायदा है वो बिजनेसमैन खुद उठा ले। यानी कि जीएसटी कम होने की वजह से उसका जो प्राइस है वो कम होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि जो बिजनेसमैन है वो प्राइस कम ना करे, तो वो हो सकता है कि प्रॉफिटियरिंग करे उस प्राइस कम ना करके। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एंटी प्रॉफिटियरिंग स्टेप्स ले जाएं, यानी कि कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिटियरिंग ना कर पाए और कंज्यूमर हमारे प्रोटेक्ट रहें। तो जो हमारा सीजीएसटी एक्ट था वहाँ पर हमारा सेक्शन 177 था, जहाँ पर ये मैंडेट है कि कोई भी जो जीएसटी का बेनिफिट हो रहा है, जीएसटी के आने की वजह से कोई भी जो प्राइस रिडक्शन है वो होना चाहिए और इसका कंज्यूमर को बेनिफिट होना चाहिए। साथ में जो पेनल्टीज़ हैं वो भी लगाई जाएंगी अगर कोई भी बिजनेसमैन इस रूल को फॉलो नहीं करता है, तो रिफंड्स, फाइन्स भी लगाए जा सकते हैं, बिजनेसमैन के ऊपर रिफंड्स, फाइन्स भी लगाए जा सकते हैं, और इवन जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ओरिजिनली हमने एक बॉडी बनाई थी जिसको हम कहते हैं नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। 2022 तक ये बॉडी काम करती थी, लेकिन बाद में इसकी पावर्स को सीसीआई के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया और जीएसटी ट्रिब्यूनल के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया। सीसीआई मीन्स कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी को हमने एक तरह से अबोलिश कर दिया और उसकी जो पावर्स थी वो हमने सीसीआई और जीएसटी ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र कर दी। इसके अलावा अभी क्योंकि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, जैसे कि आप बिस्किट की बात कर लीजिए तो बिस्किट के ऊपर भी जीएसटी रेट कम हुआ है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग की जा रही है, जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग कर रही है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइस कम हो, इंक्लूडिंग ऑनलाइन प्राइसेस। ऑनलाइन प्राइसेस का मतलब जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी प्राइसेस को कम करें, तो ये काफ़ी ट्रैकिंग की जा रही है। ठीक है,
और यहाँ पर कंज्यूमर को भी पावर दी जा रही है कि आप, अगर आपको लगता है कि कोई आइटम पर जीएसटी की वजह से आपके प्राइस कम नहीं हुए हैं, तो आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा एक आपका इनग्राम पोर्टल है, इनग्राम पोर्टल में भी आप अपनी ग्रीवेंस को रजिस्टर करा सकते हैं। यानी कि हमारी पूरी कोशिश है कि एंटी प्रॉफिटियरिंग कंटिन्यू हो और कोई भी हमारा जीएसटी कम होने का जो बेनिफिट है वो होल्ड ना करे, उसको पास ऑन कर दे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का 2022 में जजमेंट आया था। यहाँ पर फाइनल जजमेंट ये था कि जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है ये एडवाइजरी है, ये फाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। और इस जजमेंट के बाद में कहीं ना कहीं क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या जीएसटी काउंसिल की जो बेसिकली जो बेनिफिट हैं कि भाई स्टेट को ज़्यादा पावर मिलती है, क्या ये कम हो जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। जीएसटी काउंसिल की जो बातें वो लार्जली मानी जाती हैं, हालांकि लीगली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमेशा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मान ली जाती है, मोटा मोटी मान ली जाती है। दूसरी बात, इस जजमेंट में ये भी बताई गई कि जो स्टेट्स हैं वो उनका जो कंपनसेशन है वो मिलता रहेगा ट्रांजिशन पीरियड में भी। और तीसरा ये भी बात की गई कि अगर कोई जेन्युइन फाइलिंग एरर है, यानी कि अगर टैक्स की इन्फॉर्मेशन सबमिट करते वक्त टैक्स पेयर से कोई गलती हो गई तो उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हैम्पर नहीं होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर्स थे उनको रिलीफ मिला। अगर हम कंपैरिजन करें जीएसटी की अपने ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से, तो जीएसटी 2.0 के बाद जो हमारा मॉडल अराइज हुआ है ये सिंगापुर मॉडल, ऑस्ट्रेलिया मॉडल और ईयू मॉडल से काफ़ी मैच करता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब हम ग्लोबली एक ग्लोबल स्टैंडर्ड वाला हम जीएसटी फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास स्लैब्स कम हैं, डिजिटल कंप्लायंस इजी हो गई है और कंज्यूमर सेफगार्ड्स हमारे पास हैं। इंडस्ट्री स्टेट्स ऑफ फिजिकल इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल बॉडीज़ ने काफ़ी वेलकम किया है इस जीएसटी रिफॉर्म को, जैसे फिक्की हो गया, सीआईआई हो गया। तो इन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया है क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएंगी, ईज़ ऑफ कंप्लायंस बढ़ जाएगा और डिमांड भी बढ़ेगी। और अभी न्यूज़ आ रही थी कि जो ऑटोमेकर्स हैं उनको तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि जो डिमांड है मारुति की या हुंडई की, ये सब काफ़ी बढ़ रही है। लेकिन काफ़ी स्टेट्स ने अपोज भी किया है। स्टेट्स की अगर बात करेंगे, जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं वो कह रहे हैं कि देखिए अगर आप स्लैब रेट घटाओगे तो इसकी वजह से हमारा रेवेन्यू कम होगा, जिसकी वजह से हमें कॉम्पनसेशन सेस पर डिपेंड होना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि हमारी जो फिजिकल ऑटोनॉमी है वो डिस्टर्ब ना हो और हम लोग कॉम्पनसेशन सेस पर डिपेंड ना हो, क्योंकि कॉम्पनसेशन सेस एक समय के बाद ख़त्म की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो कि जीएसटी 2.0 के अंदर भी कंटिन्यू है। वो है कि भाई कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी जिनके ऊपर नहीं लगता है, या कौन कौन से टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर सबमर्ज नहीं हुए हैं। तो देखिए, एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट पर लगाई जाती है। दूसरा आपका स्टाम्प ड्यूटी है, स्टाम्प ड्यूटी आपकी प्रॉपर्टी और लीगल डॉक्यूमेंट पर लगाई जाती है। तीसरा आपका एल्कोहल के ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, ये भी आपकी अभी बेसिकली जीएसटी के अंदर नहीं है। तो प्राइमरली हम कह सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी और अल्कोहल के ऊपर जो ड्यूटी लगती है वो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जैसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल। ठीक है। इसके अलावा जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हैं, सेफगार्ड ड्यूटीज़ हैं, जो हम एक तरह से एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाते हैं ऑन द इंपोर्ट, इन सब टैक्सेस को जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी टैक्स एग्जेम्प्ट है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं एसेंशियल आइटम है और ये सारे टैक्सेस जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये टैक्सेस सेपरेटली लगाए जाते हैं इन एडिशन टू जीएसटी। ठीक है। तो जहाँ पर भी ट्रांजेक्शन रेलिवेंट ट्रांजेक्शन होगा उसके हिसाब से जीएसटी वहाँ पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये टैक्सेस लगाए जा सकते हैं। अगर हम अलग अलग स्टेक होल्डर्स की बात करें तो देखिए काफ़ी बेनिफिट है। जैसे एसेंशियल गुड्स की अगर बात करें तो 375 एसेंशियल गुड्स जैसे कि मेडिसन, पैकेज्ड फूड जैसे बिस्किट आपका हो गया, सॉप्स, टूथपेस्ट, इनका जो टैक्स रेट है वो 5% या फिर 0 हो गया है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ऑन एन एवरेज हाउस होल्ड सेविंग्स हमारी 400 से 600 रुपये पर मंथ होने वाली है। और दूसरी ये भी एक अच्छी बात है कि जो लग्जरी आइटम्स हैं और जो आपकी एस्पिरेशनल आइटम्स हैं या फिर सिन गुड्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस आपके बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपका जो जीएसटी शॉर्टफॉल हुआ था वो हमारा कंपेंसेट हो जाएगा। ठीक है। तो एसेंशियल गुड्स
में फ़ायदा हुआ है और लग्जरी गुड्स में आपका टैक्स हमारा बढ़ेगा। अगर हम इसको इन्फ्लेशन से लिंक करें इस पॉइंट को, तो देखिए जो हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन है वो सीपीआई के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, और सीपीआई के अंदर जो हमारी बास्केट है यानी कि जो गुड्स कवर होते हैं उसमें 50% गुड्स ऐसे हैं जो एसेंशियल गुड्स हैं। अब क्योंकि एसेंशियल गुड्स पर हमने जीएसटी कम कर दिया है तो इससे हमारा जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आप इन्फ्लेशन से इसको लिंक कर सकते हैं और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। सर्विसेज और इंश्योरेंस की अगर बात करें तो जैसे हमने बताया लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर आपका टैक्स खत्म हो गया है। जो वेलनेस सर्विसेज हैं जैसे जिम, योगा, स्पा, इनका रेट ऑफ टैक्स कम हो गया है, 5% हो गया है। और जो लग्जरी आइटम्स हैं जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, हाउसिंग, इनका टैक्स रेट आपका 18% हो गया है। ठीक है, और कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। उनकी इनकम वास्तव में बढ़ने वाली है, डिमांड एक्चुअल भी बढ़ रही है। अभी न्यूज़ हम पढ़ रहे थे तो इकोनॉमिक टाइम्स में बताया गया था, अभी 2 अक्टूबर 2025 की न्यूज़ है ये, कि ये जो नवरात्रि वाला टाइम था, इस टाइम पे जो कार की सेल्स थी वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 50% बढ़ी है, और उसी तरह से जो एसेंशियल आइटम्स है उनकी सेल्स भी काफ़ी बढ़ी है। ठीक है, अगर हम बात करें एमएसएमई की, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उनके लिए प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया गया है जिससे कि कंप्लायंस कॉस्ट कम हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि वो जीएसटी लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। साथ में क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म कर दिया गया है तो चीपर इनपुट्स होने की वजह से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। फाइनली इससे हमारा जो ब्रांड है, ब्रांड इंडिया, वो हमारा ग्रो होगा। मेक इन इंडिया का जो हमारा कैंपेन है वो हमारा और स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गवर्नमेंट को जीएसटी 2.0 की वजह से 48,000 करोड़ रुपीज़ का लॉस होने की उम्मीद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें उम्मीद है कि जो लग्जरी आइटम्स पर हम टैक्स लगाएंगे, साथ में जो हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा, यानी कि जो टैक्स रेट कम होने की वजह से ज़्यादा लोग टैक्स देना स्टार्ट कर देंगे, और या फिर हमारा जो प्रोसेस ईजी होने की वजह से ज़्यादा लोग जीएसटी अप्लाई करना शुरू कर देंगे। उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसका जो टैक्स लॉस है वो कहीं ना कहीं कंपेंसेट हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जीएसटी 2.0 का एडवांटेज जैसे हम पहले देख चुके हैं, उसी की चीज़ को मैं फटाफट से रिवाइज कर देता हूँ। 2 स्लैब हो गए हैं, एसेंशियल आइटम्स पर हमारा जीएसटी कम हो गया जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, कंप्लायंस बर्डन भी आपका कम हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएंगी, एमएसएमईज को फ़ायदा होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारी हो रही है क्योंकि हम लोग प्राइसेस ट्रांसफ़र करवाएंगे, प्राइस में जो भी रिडक्शन हुआ वो ट्रांसफ़र करवाएंगे। और जैसे हमने देखा था सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इन सबसे हमारी प्रैक्टिसेस मैच करती हैं। चैलेंजेस की अगर बात करें तो अभी भी हमारे जो रिफ़ंड डिलेज़ हैं वो परसिस्ट रहेंगे, क्योंकि अभी भी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं किया गया है। अभी भी कुछ आइटम्स में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा, जैसे कि बाइसिकल्स में, और स्टेट्स अभी भी कॉम्पेंसेशन सेस पर ही डिपेंडेंट हैं अपने रेवेन्यू शॉर्टफॉल को कंपेंसेट करने के लिए। और अभी भी डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बिजनेसमैन है वो इस बेनिफिट को ट्रांसफ़र ना करें। वे फॉरवर्ड क्या है कि बाकी बचे हुए एरियाज़ में भी इन्वर्टेड ड्यूटी केसेस को एड्रेस किया जाए, रिफंड प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए, कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाई जाए और ग्रीवेंस रेड्रेसल भी स्ट्रॉन्ग किया जाए, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए। ओवरऑल एक फीलिंग रही है 2017 के बाद कि जीएसटी आने के बाद में इंस्पेक्टर राज बढ़ा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में भी कहीं ना कहीं जीएसटी ऑफिसर की इंटरवेंशन होती है, असेसमेंट में भी जीएसटी ऑफिसर की इंटरवेंशन होती है, और रिफंड में भी उनकी इंटरवेंशन होती है। तो हर जगह पे इंस्पेक्टर राज या टैक्स हैरेसमेंट बढ़ने की बात की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि जीएसटी 2.0 आने के बाद में यहाँ पर काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और साथ में एक डिबेट और भी चल रही है कि क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया जाए जीएसटी में, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थोड़े हेसिटेंट है क्योंकि एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू उनके लिए, जबकि सेंटर चाहता है कि ये मर्ज हो जाए जिससे कि जीएसटी का और ज़्यादा बेनिफिट हो। एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, जीएसटी 1.0, जीएसटी 2.0। जीएसटी 1.0 में 4 मेन स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18%, 28%, और जीएसटी 2.0 में ये घट के 2 स्लैब्स रह गए हैं, ओनली 5% एसेंशियल गुड्स पर और 18% मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, कॉम्पेंसेशन सेस 1.0 में था और इसका रेट अलग अलग होता था, एवरेज 22% था,
अब ये 40% है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर 1.0 में ज़्यादा था, 2.0 में कम है। रिफंड्स की प्रॉब्लम 1.0 में ज़्यादा थी और 2.0 में 90% प्रोविजनल रिफंड 7 डेज के अंदर आ जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम कम होने के चांसेस है। कंप्लायंस की अगर हम बात करें तो कंप्लायंस फाइलिंग ज़्यादा मल्टीपल रिटर्न्स की होती थी पहले, अब इसको सिंप्लीफाई करने की बात चल रही है 2.0 में। ई इनवॉइसिंग और एआई का यूज़ होगा, ठीक है। पहले मोस्ट ऑफ द सर्विसेज एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो 18% पर टैक्स थे, अभी इनको कम कर दिया गया है या फिर ज़ीरो कर दिया गया है। कंज्यूमर को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है अभी इस समय पे, उनकी सेविंग्स 400 रुपये से 600 रुपये के बीच में हो सकती है पर मंथ बेसिस पर। एमएसएमई के लिए फ़ायदा है कि उनकी रिटर्न सिंप्लीफाई हो जाएंगी, डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे और फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा क्योंकि उनको टैक्स कंप्लायंस ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। स्टेट्स रेवेन्यूज़ को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। एंटी प्रॉफिटियरिंग भी कंटिन्यू होगी विद द हेल्प ऑफ सीसीआई एंड जीएसटी ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट केस भी कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और एडवांटेज क्या है वो हम देख चुके हैं 2 से 11 डॉल। और फाइनली क्रिटिसिज्म में बस यही है कि अभी भी कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम्स अभी कंटिन्यू हैं। तो इस वीडियो के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड और मेंस बेस्ड बनाएंगे और अपने टेलीग्राम चैनल पे डालेंगे। आपको वहाँ पर एक क्वेश्चंस मिलेंगे और इसकी जो पीपीटी है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एक प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट है वो भी आपको मिल जाएगा, आप उसको अपने पास प्रिंट करके रख सकते हैं। और एग्ज़ाम में प्रीलिम्स और मेंस में आप जीएसटी संबंधित कोई भी क्वेश्चन इसको लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द जीएसटी 2.0। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पर हम इस तरह की सीरीज़ ला रहे हैं। आप ये सीरीज़ देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।